फ्रेंड्स, पैसे की अहमियत तब पता चलती है कि जब हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो और समय पड़ने पर जब हम अपना बटुआ देखें तो हमें खाली मिलता है। जब खाली बटुआ लेके हम कहीं जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और बाकी में हमारे पास पैसे की कमी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे पैसे बचाने के कुछ अनोखे उपाय, जो कि अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये उपाय थोड़े थोड़े से करेंगे आप तो बहुत पैसा बच सकता है और पैसे की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसे की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, लेकिन इसमें कभी कभी ना कुछ हमारे ही जो ऐसी आदतें होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे काम कर देते हैं कि जो हमें शायद नहीं करने चाहिए, और अगर हम उस समय थोड़ा सा हाथ खींच ले तो हम अपने पैसे ज़रूर बचा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करो ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को कितनी पसंद आती है वीडियो पे व्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, कुछ जाता नहीं है, बस एक लाइक करना है। आप लाइक ज़रूर किया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई भी गुड्स या फिर सामान खरीदने से पहले अपना बैलेंस जरूर चेक करें। देखिए, कई बार एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं कि जिनको अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी उसको खरीद लेते हैं। चाहे हम उसको फिर उधारी में लेके आएँ या फिर किसी से उधार पैसे लेके आएँ या फिर डायरेक्टली कहीं से खरीद लें, वहाँ से उधार लेकर आएँ, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो आने वाले मंथ का जो पैसा होता है उसमें और कटौती हो जाती है, क्योंकि इस महीने में हम जो चीज़ हमने खरीदी है इस महीने में हम पूरा पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो अगले महीने में उस पेमेंट में से हमें पैसा देना पड़ेगा उसमें, तो हमारा ऐसे खर्चा और बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए जबकि क्योंकि हमारी उस पेमेंट में पूरी नहीं हो रही है, जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, अगर हमने ऐसा कोई सामान खरीद लिया जो हमारे बैलेंस में मतलब नहीं था, तो ऐसे करके अगले मंथ का पेमेंट भी उसमें चला जाएगा, फिर हमें और कर्ज लेना पड़ेगा। एक तो सामान का कर्ज और दूसरा और लेना पड़ेगा। तो जब भी कोई भी सामान खरीदने से पहले अपना बैलेंस चेक करिए। अगर आपका जेब अलाउ करता है तो आप उसको खरीदिए, अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो नहीं खरीदनी है वो चीज़। उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है हर मंथ में। जैसे मान लो कोई चीज़ 3,000 रुपये की आ रही है तो हम 500 रुपये हर मंथ में डालेंगे उसके लिए। अब जब मान लो हमने इतने सालों से नहीं खरीदा तो काम चल रहा है, तो अगर हम 500 बचा के उसको 6 महीने में या फिर 3 महीने में खरीद लेंगे तो भी हमारा 2-3 महीने में कुछ बिगड़ेगा नहीं और हम सामान अच्छे से खरीद सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि घूमने पर ज़्यादा खर्चा ना करें। देखो, बहुत से मैंने मिडिल क्लास लोगों को देखा है कि वो हमेशा घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको कोई भी खर्च करना है, उस खर्च को नहीं देखेंगे कि ये हमारी बेसिक ज़रूरत है या फिर हम इसको पहले पूरी करें, लेकिन वो पहले घूमने पर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो ऐसा ना करें कभी भी। देखो, आपकी जेब अलाउ करे उसी काम को करिए। जब आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है तो उस काम को मत करिए। अब मान लो हमारे पास पैसे हैं सिर्फ हमारी बेसिक ज़रूरतों के, लेकिन हमें तो जाना है आगरा घूमने जाना है, कहीं दिल्ली घूमने जाना है, कहीं बॉम्बे घूमने जाना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ट्रैवल पर इस तरह पैसा खर्च करते हैं कि बहुत बुरी तरह। और ट्रैवल करते समय हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो मैं बताती हूँ आपको, कि जब भी कहीं जैसे लग रहा है आपको कि हमें 2-3 दिन का सफ़र तय करना है, तो उसमें आप अपने घर से कुछ सूखा नाश्ता और कुछ पानी की बोतलें ज़रूर कैरी करिए। ऐसा होता है कि जब हम घर से बिना नाश्ते के और बिना पानी की बोतलों के निकलते हैं ना, तो वो खर्चा हमारा डबल हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है, क्योंकि एक तो हमने घर से कुछ बना के नहीं लिया, और वो हमें मतलब आपने देखा होगा रेलवे स्टेशनों पर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो वो हमें कम से कम 10 या 15 रुपये महंगा मिलता है। मैंने इस बार रियलाइज़ किया था, क्योंकि बाकी समय में हमेशा मैं घर से लेकर चलती हूँ। इस समय थोड़ा जल्दबाजी में थी तो मैं कहीं पर जा रही थी, तो मैंने देखा कि 15 रुपये का चिप्स का पैकेट वो लोग 25 रुपये का दे रहे थे।
तो मैंने उनको बताया कि एमआरपी इसकी 15 है, आप 25 का क्यों दे रहे? तो बोल रहे हैं, बोला हमें इतना ही बेचने के लिए बोला गया है तो हम बेच रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जो रेलवे स्टेशनों पर जो दुकानें होती हैं ना, उसका ही सामान सेल करते हैं वो लोग। तो बोला कि हमें बेचने के लिए बोला गया है, इसीलिए हम बेच रहे हैं। तो जब भी कोई भी सामान आप घर से बनाकर लेकर जाएंगे तो आपका पैसा ज़रूर बचेगा। और पानी की बोतलों में भी बहुत सारा पैसा चला जाता है। मान लो आप एक दिन का पानी तो कैरी कर ही सकते हैं, 2 दिन के लिए मान लो खरीद के या फिर कहीं से भर के भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन एक दिन का सामान आप ज़रूर कैरी करें, पानी की बोतलों को ज़रूर कैरी करें। तीसरा पॉइंट आता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए शादी पार्टी पर ज़्यादा पैसा खर्च करना ये बेवकूफ़ी भरी बात होती है। आपने देखा होगा अमूमन गांव में या फिर सिटियों में, वैसे वैसे अभी तो ये गांव में ज़्यादा चल रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली है वो ज़्यादा कमा नहीं रहे, लेकिन अगर बेटी की शादी करनी है या फिर बेटे की शादी करनी है, ये एक इमोशनल खर्च होता है। इसमें क्या है कि उसके बेटे की शादी ऐसी हुई थी तो मैं भी ऐसी करूँगा, या फिर उसकी लड़की की शादी ऐसी हुई थी मैं ऐसी करूँगा। और यहाँ पर लोग पैसा भी खर्च करते हैं और खुश भी बहुत होते हैं, लेकिन ये मुझे कहीं तक ठीक नहीं लगता। वो अपनी ज़मीन बेचेंगे या फिर बैंक से लोन लेकर शादी करते हैं, बहुत सारा 25 से 30 लाख रुपए खर्च करते हैं। और पैसा कहाँ ज़्यादा खर्च होता है पता है? एक बड़ा टेंट लगवाएंगे और बहुत सारे लोगों का खाना करेंगे, और उस खाने को खिलाकर वो खुश भी बहुत होते। भले ही उनकी जेब का बजट अलाउ नहीं कर रहा था, लेकिन उन्होंने लोन लेकर किया, फिर बाद में उस लोन को कम से कम 20-25 साल भरते रहेंगे तो और डबल हो जाता है वही खर्चा। तो ये एक ऐसा इमोशनल खर्च होता है कि ये बर्थडे पार्टी या फिर शादी पर ज़्यादा पैसा खर्च करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। उस पैसे को आप डायरेक्टली किसी अपनी बेटी को या फिर अपने दामाद को दे सकते हैं, ऐसे ही दे सकते हैं। जो आप खाने पर और इतने बड़े टेंट पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसको मतलब ये सही नहीं है। उस पैसे को ऐसे ही दे दीजिए आप उनके, ताकि बिजनेस में या फिर किसी काम तो आएगा। आप इतना सारा खर्च करें, ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से एक अच्छी सी छोटी सी मैरिज रखनी चाहिए, उसके बाद आप एक रिसेप्शन पार्टी कर सकते हैं जिससे सबको पता चल जाए कि इनकी मैरिज हो गई है। तो जब भी मिडिल क्लास लोगों की बात आती है शादी की, तो मैंने देखा है बहुत खर्च करते हैं। तो इतना खर्च करना सही नहीं है। एक मिडिल क्लास फैमिली को एक सिंपल शादी करनी चाहिए हमेशा। चौथा पॉइंट आता है कि बच्चों को पैसे की वैल्यू ज़रूर समझाएं। देखो, जब हम अपने बचपन में होते हैं तो माँ बाप हमें हमेशा पैसे देते हैं, तो हम क्या है कि वो खुले हाथ से खर्च कर देते हैं। फिर हमें छोटेपन से लेके बड़े होने तक वही आदत हो जाती है कि हम पैसे हमेशा खुले हाथ से खर्च करते ही रहते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलो, हमारे माँ बाप ने जो किया वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे की जनरेशन में अपने बच्चों को पैसे की वैल्यू ज़रूर समझाइए। जब भी आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये टॉय चाहिए या फिर ये साइकिल चाहिए, उसको बोलते ही तुरंत ला के मत दो। उसको महीने 6 महीने वेट कराओ और उसको बताओ कि ये पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, हम पहले इसके लिए बचाएंगे, तब आपको मतलब आपके लिए ये चीज़ अफोर्ड कर पाएंगे। तो आपको ऐसा करना चाहिए। और कोई बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चों को आप समझा सकते हैं, तो आप बच्चों को समझाइए और बच्चों को भी बचत का महत्व बताइए कि जो बच्चे अपनी आइसक्रीम, चॉकलेट और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर पैसा खर्च करते हैं, ताकि उन पर पैसा खर्च ना करें और वो पैसे की बचत सीख जाएं। ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को हमेशा मजबूरियां दिखाएंगे हम तो हमारे बच्चे क्या सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। बच्चों को आप तुरंत बोले और तुरंत कोई चीज़ हाजिर कर दो तो बच्चों को उस चीज़ की अहमियत समझ में नहीं आती है। लेकिन बच्चों को थोड़ा टाइम दो और बच्चों को बताओ कि इसके लिए पहले आप बचत करो। बच्चों को बचत की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 पॉइंट आता है, अपनी सैलरी का 20% शुरू से ही बचत करें। देखो, मैंने कई बार बताया है आपको कि पैसे की बचत करो बचत करो, लेकिन ये जब टाइम निकल जाता है ना तो फिर बाद में हमें पछतावा बहुत होता है। तो अगर आप मान लो 20 से 25 साल की एज में हो और आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर आप अनमैरिड हो तो भी 20% बचाना शुरू कर दो। आप घर वालों को दो, अच्छी बात है, लेकिन 20% अपने आप को भी आपको हर महीने देना चाहिए।
क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, अभी आप ऐसी एज में हो कि आपके पास ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो आप 20 की बजाय 40% भी बचा सकते हैं। आगे जाके खर्च बढ़ेंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी फैमिली बनेगी, आपकी मैरिड होगी, तो बहुत सारा खर्च बढ़ जाएगा, तो आप फिर पैसे नहीं बचा पाओगे। तो इसीलिए शुरुआत से ही अगर आपने जॉब करना शुरू किया है, तो शुरुआत से ही अपनी जो है सैलरी का कम से कम 40% सेव करो। और 40% सेव नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आप जो है उसका 20% सेव करके और इन्वेस्ट जरूर करिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मतलब एक पेड़ बन के तैयार हो जाता है आगे आने वाले समय के लिए। जैसे मान लो हमने एक पेड़ लगाया और उसमें खाद दिया, पानी दिया, उसको बड़ा किया, फिर उस पर फल लगे, तो सारे फैमिली और सारे गांव वाले खाएंगे। तो इसीलिए पैसे जो हम इन्वेस्ट करते हैं, ये भी एक पेड़ ही लगाते हैं हम पैसे का, जो कि आगे आने वाली ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत सहायक सिद्ध होता है। तो आप जैसे ही आपकी जॉब लगती है तो उसमें से 20% सेव एंड इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें। नंबर 6 पॉइंट आता है, इसमें मुझे किसी ने पूछा था कि अपना घर खरीदें या फिर रेंट पर रहें। देखो, अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आपका बजट अलाउ कर रहा है कि आप 30 लाख का घर अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि हमारे पास सिर्फ 10 लाख रुपए हैं और हम इन 10 लाख रुपए से 30 लाख रुपए का घर खरीद ले, बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि लोन लेके ले लेते हैं, तो ये ठीक नहीं है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि वो 10 लाख रुपए आप कहीं पर भी निवेश कर दीजिए, उनसे कुछ ब्याज आएगा आपको, और आप थोड़े थोड़े पैसे और जमा करते रहिए। तब आपके पास लगे कि मेरे पास 20 लाख रुपए का अमाउंट हो गया है और 10 लाख लोन लेना पड़ेगा, तो आप अपना घर खरीद सकते हैं। अदरवाइज 10 लाख हाथ में है, 20 लाख लेके आप लोन, तो 20 लाख रुपए का लोन लेकर मकान खरीदना कोई अच्छी बात नहीं है। इससे अच्छा आप रेंट पर रहें और थोड़े पैसे जमा करते रहें, तो बाद में आप अपना घर खरीद सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्लैट खरीदें या फिर जमीन वाला घर, तो हमें हमेशा जमीन वाला घर खरीदना चाहिए, क्योंकि जमीन का घर होता है तो उसके ऊपर की मंजिल हम बना सकते हैं। जैसे जैसे हमारा परिवार बढ़ेगा तो हम ऊपर की मंजिल बना सकते हैं, तो उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि फ्लैट खरीद लेंगे, तो फ्लैट में कोई फायदा मुझे नहीं लगता, कि जैसे जैसे फैमिली बड़ी होती है तो फ्लैट छोटा होता जाता है। तो इसीलिए जब भी आप मकान खरीद रहे हैं तो आप जमीन वाला मकान खरीदिए, जिससे कि आप ऊपर की मंजिल बनाकर रेंट पर भी उठा सकते हैं, जहां रहेंगे वहां से पैसा भी कमा सकते हैं आप। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।